हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में सीखेंगे क्लास क्लास टेंथ फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो चलिए बिना देर के हुए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। कहता है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा उपयोग यानी किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो लेंस में प्रयुक्त कौन सा, मिट्टी को लेंस में प्रयोग हम नहीं करते हैं। अगला प्रश्न कहता है निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो निर्गत कोण कहते हैं। अगला कहता है किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे हुए दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं। उत्तल लेंस कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु का स्थिति कहाँ होना चाहिए। वस्तु कहाँ पर स्थित होगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होगा। अगला कहता है सर्च लाइट परावर्तन सतह होता है अवतल दर्पण में। अगला कहता है प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम से संबंधित है। तो यानी आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे कहता है हजामत दर्पण में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 11 लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है। तो 2 होता है। आगे कहता है किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान का कितना होता है, मान होता है, क्या होता है, यानी sin i बट्टे sin r होता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है। तो वह उत्तल दर्पण से प्राप्त होता है। आगे कहता है उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी को और काल्पनिक भी कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, आभासी होता है। आगे कहता है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है कौन, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में बनता है। आगे कहता है प्रकाश क्या है। प्रकाश जो है आंखों को प्रभावित करने वाली एक क्या है, ऊर्जा। यदि सूर्य के प्रकाश को हम सीधी आंखों से देखेंगे हमारा आंख क्षतिग्रस्त हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो तो वह दर्पण होगा। वह दर्पण कैसा होगा, वह दर्पण समतल दर्पण होगा। कैसा दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा। आगे कहता है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर तक फोकस दूरी बताए थे। एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर r/2। एफ बराबर r/2। आर का मान कितना 40 और बट्टा में 2, इसको काटने कितना आएगा 20। इसका मान कितना हो जाएगा 20। तो 20 आंसर। आगे कहता है यदि किसी लेंस के सामने 2f को अनंत से कोई बिंब रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। इसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा बनेगा। आगे कहता है मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या होगा, अभिलंब है। आगे कहता है कई लेंसों से एक बने एकल लेंस की उपयोगिता क्या है कि सूक्ष्मदर्शी में लेंस लगा रहता है। अगला कहता है उत्तल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो आभासी होती है। कैसी होती है, आभासी। फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज दर्पण के परावर्तन के बाद किरण पुंज किस दर्पण में बदल जाता है। तो यह जो दर्पण होगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में बदल जाता है। अगला कहता है वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है कौन सा दर्पण में, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से सभी दर्पण में बनता है। आगे कहता है तेल लगा कागज होता है। तेल लगा कागज क्या होता है, पारभाषक होता है। अगला कहता है एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच होता है तब इसका प्रतिबिंब क्या होगा, इसका प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा होगा। आगे कहता है डॉक्टर उस लेंस की क्षमता यानी डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। कितना होता है, 1 मीटर होता है। आगे कहता है यदि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R हो तो उसे I बराबर R भी कह सकते हैं।
आगे कहता है कि किसी एफ के फोकस दूरी से लेंस की क्षमता क्या होगा। लेंस की क्षमता होता है 1/1/f मीटर में होता है। अगला प्रश्न कहता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे कहता है, अगला प्रश्न 32 नंबर कहता है, हवा में टंगी हुई वस्तु को पानी के अंदर से, पानी की सतह से लंबवत देखने पर उस वस्तु का प्रतिबिंब यानी वस्तु से क्या होगा, वस्तु से क्या होगा, वस्तु से क्या होगा, अधिक दूर पर होगा। अगला प्रश्न कहता है F बराबर R/2 सत्य है। किसके लिए सत्य है, यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए सत्य है। अगला कहता है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल दर्पण के सामने रखना होगा। कहाँ पर रखना होगा, यानी 2F1 पर रखना होगा। आगे कहता है, मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण होता है, वो कौन सा दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। आगे कहता है, हीरा का बर्तन कितना होता है, 2.42 होता है। अगला प्रश्न, अल्कोहल का बर्तनांक कितना होता है, तो अल्कोहल का बर्तनांक 1.36 होता है। आगे कहता है कि एक अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ पर बनेगा, यानी कैसा बनेगा, आभासी और वस्तु से बड़ा और आभासी बनेगा। अगला प्रश्न कहता है, द्वि उत्तल लेंस को कहा जाता है, द्वि उत्तल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। सिनेमा के पर्दे पर किस दर्पण का प्रतिबिंब बनता है, यानी सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगला कहता है क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता होता है, उत्तल लेंस की क्षमता जो होता है वो धनात्मक होता है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसा होता है, धनात्मक होता है। I बराबर R नहीं लागू होता है, किस में लागू नहीं होता है, समतल उत्तल अवतल दर्पण में सम लागू होता है, इनमें से कोई नहीं, यानी इसमें से किसी में भी लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न कहता है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा क्या होगा, दोनों उत्तल लेंस होगा, दोनों क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। आगे कहता है, एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा, इसकी फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर होगा। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, 50 सेंटीमीटर होगा। आगे कहता है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। आगे कहता है कि समान फोकस दूरी के उत्तल लेंस और अवतल लेंस सटाकर रखे गए हैं, युग्म काम करे, यह युग्म किसका काम करेगा, कांच की आयताकार सिल्ली की तरह काम करेगा। अगला कहता है, उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब कहाँ होता है, फोकसांतर के अंदर होता है। अगला प्रश्न कहता है, उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस एवं लेंस के बीच रखी हो तो तब प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा। आगे कहता है, जब कोई वस्तु अनंत पर रखा होता है तो उत्तल लेंस द्वारा उनका प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। अगला प्रतिबिंब कहता है, किसी शब्द कोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, किस प्रकार का लेंस पसंद करेंगे, यानी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में क्या होता है, कम होता है। आगे कहता है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो लेंस की क्षमता बताएं 1/f, यहाँ से 1/20 करेंगे, 1/20 करेंगे तो इसको देंगे 0.5, यानी अब उत्तल लेंस है तो इसका क्षमता क्या होगा, पॉजिटिव, और अवतल लेंस रहेगा तो इसका क्षमता निगेटिव। आगे कहता है कि किसी लेंस में प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणों के पथ में अपवर्तन के बाद क्या होता है, कोई विचलन नहीं होता है। क्रांतिक कोण होता है, क्रांतिक कोण जो होता है सघन माध्यम में आपतन कोण होता है। अगला, मृग मरीचिका का क्या कारण है, मृग मरीचिका का कारण पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। माध्यम बदलने पर प्रकाश के वेग का बदलना क्या कहलाता है, प्रकाश का वेग का बदलना अपवर्तन कहलाता है। जब माध्यम बदल जाएगा तो अपवर्तन, और सीधा लौट जाएगा तो परावर्तन। अवतल लेंस वास्तविक वस्तु का हमेशा बनाता है, कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कांच कांच झिल्ली से पार करने वाली प्रकाश किरणें पैदा करेगी क्या, पार्श्व विस्थापन पैदा करेगी। अगला प्रश्न कहता है, टॉर्च में किस प्रकार के किरण पुंज की प्राप्ति होती है, टॉर्च में समांतर किरण पुंज प्राप्त होता है। पानी
में डाली गई छर टेढ़ी दिखाई पड़ता है, इसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। और कहता है पानी से भरा बाल्टी का गहराई कम मालूम पड़ता है, इसका भी कारण है प्रकाश का अपवर्तन। आगे कहता है किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, वह दर्पण कौन सा होगा, तो वह दर्पण जो दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है वह उत्तल दर्पण होगा। आगे कहता है आवर्धन का ऋणात्मक मान बतलाता है, आवर्धन का जो ऋणात्मक मान है यह बतलाता है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है। आगे कहता है सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जिस माध्यम का आवर्तनांक अधिक होगा या कम आवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में क्या होगा, प्रकाशिक सघन होगा। आगे कहता है पानी में प्रकाश का वेग तथा और कांच में प्रकाश का वेग में होता है, यानी संबंध बताना है। क्या होता है संबंध, यानी सी डब्ल्यू बराबर सी जी, सी डब्ल्यू बराबर सी जी। किसी माध्यम का वर्तनांक म्यू है, इसमें प्रकाश का वेग क्या होगा, इसमें प्रकाश का वेग क्या होगा, स्थिरांक होगा, यानी म्यू सी बराबर एक स्थिरांक यानी कांस्टेंट। आगे कहता है निम्नलिखित में से प्रकाशिक माध्यम कौन है, प्रकाशिक माध्यम इसमें से कौन है, तो प्रकाशिक माध्यम एक शीशा है, प्रकाशिक माध्यम। आगे कहता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होता है, ओके आधी होती है। आगे कहता है कि अगर अगर वायु में प्रकाश का वेग c और एक माध्यम में प्रकाश का वेग v है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, तो इसका क्या होगा c/v हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है रोगियों के नाक कान और गले की जांच में डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण जो होता है कैसा होता है, तो समांतर प्रकाश पुंज होता है। आगे कहता है विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। आगे कहता है आधुनिक क्वांटम संख्या के आधार पर प्रकाश को क्या माना गया है, प्रकाश को तरंगदैर्घ्य और कण दोनों माना गया है। अगला प्रश्न कहता है जब कोई यानी जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तब इसकी चाल क्या होती है, बढ़ जाती है, और अतः किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, कि अभिलंब की ओर से दूर हटेगी, क्या होगा, अभिलंब की ओर से दूर हट जाएगी। फोकस पर अभिसरित करने वाला प्रकाश पुंज परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज में बदल जाता है, तो यह कैसा दर्पण होगा, या उत्तल और अवतल दर्पण दोनों होगा। अगला प्रश्न कहता है मान लिया कि माध्यम एक में प्रकाश का वेग v1 और दो में प्रकाश का वेग v2, तो अपवर्तनांक n/1 का मान क्या होगा, यानी v1/v2 होगा। आगे कहता है विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरणें धीमी हो जाती है, अतः इसका झुकाव क्या होगा, इसका झुकाव अभिलंब की ओर होता है। आगे कहता है दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है, क्या यानी कौन सा क्या कहा जाता है, दर्पण को द्वारक के नाम से जाना जाता है। आगे कहता है किस दर्पण यानी किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश किरण आपतित होने पर परावर्तन होता है, नियमित परावर्तन होता है। आगे कहता है किसी समतल दर्पण से लेटर पी को देखने पर कैसा मालूम पड़ेगा, वह जैसा है वैसा ही मालूम पड़ेगा। अवतल दर्पण में प्रकाश में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, आवर्धन क्या होगा, आवर्धन क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अगला प्रश्न कहता है अवतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होगा, आवर्धन क्या होगा, इसका आवर्धन अवतल दर्पण में ऋणात्मक होगा। आगे कहता है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है, किससे लिए, ऋणात्मक ली जाती है। आगे कहता है निम्न में से कौन एक माध्यम में चाल प्रकाश की चाल अधिकतम होता है, प्रकाश की चाल हवा में सबसे अधिकतम होता है। अगला प्रश्न कहता है एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी प्रतिबिंब का एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है और दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता मापने की जरूरत है, क्या मापेंगे, यानी जो होगा दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को मापते हैं। आगे कहता है अगला प्रश्न निम्नलिखित में से यानी कौन लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है, अभिसारी लेंस जो है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इसमें कहता है अपसारी लेंस, अपसारी मतलब अवतल लेंस, अपसारी का मतलब अवतल लेंस। अगला प्रश्न कहता है अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। आगे प्रश्न कहता है उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा।
सॉरी धनात्मक होगा, आवर्धन का मान धनात्मक होगा। अगला प्रश्न 93, किसी गोलीय दर्पण का रैखिक आवर्धन क्या होगा यदि प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का आवर्धन का मान क्या होगा? एच। तो वस्तु का आवर्धन का मान क्या होगा? यानी m बराबर h1 बट्टा में क्या होता है h2, या सीधा h लिख सकते हैं आवर्धन का मान। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा क्या होता है? आभासी और सीधा होता है। अगला प्रश्न 95 यानी 95, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों में किया जाता है? या उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। पश्च दृश्य में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, पश्च दृश्य में उत्तल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किसी दर्पण से आप कितना ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा, वह कौन सा दर्पण होगा? या तो समतल अथवा उत्तल दर्पण होगा। दाढ़ी बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है कौन सा? दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में वस्तु प्रतिबिंब प्राप्त होता है सीधा। दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को कहाँ रखना चाहिए? कहाँ पर रखते हैं? वक्रता केंद्र पर भी नहीं रखते हैं, वक्रता केंद्र से बाहर भी नहीं रखते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं, यानी इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसको कहाँ रखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है? समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। 99, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो उल्टा होती है। अगला प्रश्न कहता है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य के प्रकाश के सामने रखा जाता है तो प्रधान अक्ष पर एक खास बिंदु पर कागज का कतरन जल उठता है। इस बिंदु का दर्पण से इस बिंदु की दूरी क्या होगा? दूरी निकालना है तो दूरी कितना होगा? 20 सेंटीमीटर होगा, उतना ही दूरी होगा 20 सेंटीमीटर। आगे कहता है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच में उसका प्रतिबिंब है तो काल्पनिक और क्या होगा? बड़ा होगा। आगे कहता है किसी गोलीय दर्पण द्वारा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभव होगा। दर्पण और लेंस कौन सा संभव होगा? तो दोनों क्या होगा? दोनों अवतल होगा। अगला प्रश्न कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है तो इस बिंदु का दर्पण को क्या कहते हैं? तो फोकस कहते हैं। अगला प्रश्न है किसी दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, यानी किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है? तो उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण का। आगे कहता है कि प्रकाश की किरणें एक सरल रेखी नमन का अनुप्रयोग है किसका? यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ये दोनों है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों। अगला प्रश्न कहता है किसी वस्तु की छाया तब बनती है जब प्रकाश की किरणें गमन करती है। कहाँ गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी बनेगी? उसकी छाया काली रंग की बनेगी। आगे कहता है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर छाया क्या होगा? छाया और उपछाया दोनों बनेगा। अगला प्रश्न कहता है प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है? उसकी छाया वृत्ताकार बनती है। आगे प्रश्न कहता है दृष्टि के भौतिक अनुभूति को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता है प्रकाश एक रूप में क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। आगे कहता है शीशा या कांच, शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है? शीशा और कांच एक प्रकाशिक माध्यम है। प्रश्न नंबर 113 किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कण को क्या करती है? माध्यम गमन करती है, प्रकाशित करती है और माध्यम कणों के गति को प्रदान करती है। ये भी है। प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? प्रकाश जो है विकिरण ऊर्जा का एक रूप है। अगला प्रश्न कहता है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? प्रकाश की रंगें जो होती है किस प्रकार की तरंग होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। आगे कहता है प्रकाश तरंगे के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है? प्रकाश कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आगे कहता है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में होता है क्या होता है? बहुत छोटा होता है। प्रकाश की चाल
विभिन्न माध्यमों से क्या होती है, विभिन्न माध्यमों से भिन्न भिन्न होती है। अगला प्रश्न है, ये प्रकाश किरण है। प्रकाश किरण क्या है? प्रकाश का बिंदु पथ है। आगे कहता है किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। प्रश्न नंबर 121 कहता है किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण दर्पण अपने पर पड़ने वाली प्रकाश को परावर्तित करता है, तो पूर्ण रूप से परावर्तित करता है। अगला प्रश्न कहता है कांच से प्रकाश की किरणें गुजरती है तब क्या होता है? तब क्या होगा? कुछ भाग परावर्तित होगा, कुछ भाग अपवर्तित होगा और कुछ भाग क्या होगा? अवशोषित होगा, यानी ऑप्शन 3। 123 कहता है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। अगला प्रश्न कहता है प्रकाश की किरणें हो सकती है, कैसे हो सकती है? यानी दर्पण द्वारा परावर्तित भी हो सकती है, पारदर्शी माध्यम में द्वारा अपवर्तित भी हो सकती है और लेंस द्वारा अपवर्तित फोकसित भी हो सकती है, यानी इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 125 क्या कहता है किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरने पर आपतन कोण और निर्गत कोण को के संबंध को क्या कहते हैं? यानी दोनों बराबर होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। प्रकाश हमें निम्नांकित संचार के साधन प्रदान करते हैं, यानी सब के साधन प्रदान करते हैं। प्रकाश तरंगे होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। आगे कहता है कि इसका C1 है निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम प्रकाश की चाल V1, तो इसका वर्तनांक निकालना है, तो n बराबर क्या? C1 बट्टा V1। आगे कहता है कांच के स्लैब से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के होते हैं, कैसे होते हैं? समांतर होते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि क्रांति कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम का अपवर्तनांक कोण क्या होगा? विरल माध्यम के लिए अपवर्तनांक कोण का मान कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। अगला प्रश्न कहता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आकाश में क्या होता है? तारे टिमटिमाते हैं। अब कहता है आंख में प्रवेश करने के लिए तारे के प्रकाश फ्लक्स में निरंतर प्रवाहित के कारण तारों की स्थिति हमेशा बदलती है, जिससे आंखों को तारे दिखते हैं। तो तारे कैसे दिखते हैं? टिमटिमाते हुए दिखते हैं। अगला प्रश्न कहता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की स्थिति का पता चलता है, कैसा पता चलता है? आभासी का स्थिति पता चलता है। अगला प्रश्न कहता है किस कारण से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी हुई प्रतीत होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी इसका राइट आंसर किधर गया, बहुत पीछे हो गया।